हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग करने वाले हैं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में, 4 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। आई नो कि थोड़ा सा नहीं, काफी मैं क्या हो चुका हूं, लेट हो चुका हूं, है ना। उसका रीजन भी है मेरे पास। एक्चुअली मैं सोया नहीं था रात भर, मैं आप लोगों के लिए बना रहा था पीपीटी और जस्ट मतलब 10:30 बजे तो मैं उठ गया था मतलब एकदम मैं रेडी था हर चीज़ के साथ। और मेरे पापा का भी कॉल आया कि हाँ उठ गया है ना, सेशन है ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा हाँ उठ गया सब कुछ ठीक है। और मैं ऐसा थोड़ा सा टेक गया पीछे और मेरी आग लग गई। ठीक है, तो अभी उठा हूँ तो पता चला कि अभी भी आप लोग ऑलमोस्ट 305 बच्चा वेटिंग था। बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, आइंदा से नहीं होगा। लेकिन सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए मैंने बहुत जान लगा दी थी, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो सारे के सारे PYQs है, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या ही बोलूँ इसको। ठीक है, एक बार सेशन को शेयर कर दो जल्दी से। और क्या, आइए स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से रीस्टार्ट करते हैं, है ना। अभी अपन क्या है, गिरे मरे नहीं है ना, तो दोबारा उठेंगे। ठीक है, मैं भी उठ के आया हूँ ना, आप भी उठेंगे, मैं भी उठूंगा। आइए करते हैं एक बार फिर से रीस्टार्ट। चलिए तो देखते हैं हम लोग हमारे पास क्या, ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्ट किसने लिख दिया बाबा, ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं अपन कि किस तरीके से अपने को करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान सुनना। मैं आप लोगों के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी लाया हूँ, 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी लाया हूँ, 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी लाया हूँ, है ना। अपना 4 बजे एक सेशन है, 4 बजे वाला सेशन भी जो है वो किस बारे में, शायद मैप बेस्ड या पैसेज बेस्ड है, उसमें मिलेंगे। बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है वो भी। और एक बार 8 बजे भी मैप बेस्ड या पैसेज बेस्ड वाला कोई सेशन है, उसमें भी मिलेंगे। ठीक है, सारे सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए मिस मत करना। लेट नहीं होगा, टेंशन मत लो। ठीक है सर, मैं कॉल करने वाली थी आपको, नहीं मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल आए हुए हैं और बहुत सारे बच्चों के मेल भी आए हुए हैं, लेकिन मैं बेहोश हो गया था। बेहोश समझते हो तो मुझे पता ही नहीं चला। खैर बहुत बहुत माफ़ी। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन किस बारे में रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, हाईलाइट एनी 2 फीचर्स ऑफ इंडो भूटान रिलेशंस। और ये 2 नंबर में। अब देखो जरा यहां पर समझने वाली बात ये है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से करने और 4 नंबर वाले क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, और कौन से वाले 6 नंबर वाले किस तरीके से करने हैं, है ना। क्वेश्चन देखो क्या, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हाईलाइट एनी 2 फीचर्स ऑफ इंडो भूटान रिलेशनशिप। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कीवर्ड्स। क्या होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कीवर्ड्स। सर कीवर्ड्स मतलब जो एग्जामिनर होता है ना, जो आपका आंसर चेक करता है, उसके पास क्या होता है, उसके पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं। वो तुम्हारे आंसर में सिर्फ वही ढूंढता है कि भैया वो कीवर्ड्स है या नहीं है ना। उसको फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा आंसर 2 पन्नों का बड़ा है या फिर छोटा सा आंसर है। समझ में आया कि नहीं, है ना। 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाए तो 2 पॉइंट, और अगर इजी क्वेश्चन आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट लिखने हैं अपने, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अब जैसे ये इंडो भूटान रिलेशंस के बारे में बता रहा है, तो इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप में क्या बताएंगे हम लोग कि भैया इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप हमेशा से अच्छे रहे थे। इंडिया और भूटान का जो राजा था, उसने जो गुरिल्लाज थे जो नॉर्थ ईस्ट में रहते थे, और जो क्या कहते थे, नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे फसाद करते थे, जो गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे और जाकर भूटान में छुप जाते थे, तो भूटान के राजा ने उनको निकाल के बाहर फेंक दिया। समझ में आया कि नहीं है। और हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं कहाँ पर, भूटान में। ये 2 कीवर्ड्स है। अगर ये 2 कीवर्ड्स हमारे आंसर में आ गए तो हमारा आंसर गलत कभी नहीं हो सकता। आइए जरा पढ़ के देखते हैं कि हमारे कीवर्ड्स इसमें आ रहे नहीं आ रहे। देखो स्टार्ट कैसे किया इसने। इंडिया डज नॉट हैव एनी मेजर कन्फ्लिक्ट विद भूटानीज गवर्नमेंट। इंडिया का और भूटान वालों का कोई बहुत बड़ा मेजर कन्फ्लिक्ट नहीं है, पहली चीज, है ना। दूसरी चीज क्या बता रहा है, द एफर्ट्स मेड बाय द भूटानीज मोनार्क टू वीड आउट the guerrillas and militants from northeastern India that operate in the country have been helpful to India। आ गया, गुरिल्लाज का आ गया। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर रहते थे उनको वीड आउट करने का काम कर लिया था। 1 पॉइंट आ गया, 1 नंबर मिल गया आप लोगों को यहीं पर। दूसरा नंबर देखो क्या, इंडिया इज इन्वॉल्व इन बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। ये रहा, दोनों कीवर्ड्स आ गए।
दोनों दोनों कीवर्ड्स आ गए, इसका मतलब 2 के 2 नंबर मिल गए, आपका एग्जाम का पहला क्वेश्चन 100% राइट हो गया। इंडिया इज इन्वॉल्व इन बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन भूटान एंड रिमेन्स द हिमालयन किंगडम्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड। अब एक चीज याद रखना, पेपर में कई बार एमसीक्यू आता है कि हिमालयन किंगडम किसको कहते हैं हम लोग, है ना, और बहुत सारे बच्चे जाकर टिक लगा देते हैं नेपाल को, ठीक है, लेकिन हिमालयन किंगडम हम लोग, हमारी एनसीईआरटी किसको कह रही है, तो हमारी एनसीईआरटी हिमालयन किंगडम के नाम से सिर्फ और सिर्फ भूटान के बारे में बता रही है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी नेपाल को हिंदू किंगडम बना रही है। हालांकि 1990 तक हिंदू किंगडम था, हिमालयन नहीं बताया कभी भी। तो भूटान हिमालयन किंगडम के नाम से याद रखना है अपने को, और नेपाल अपने को याद रखना है किससे, हिंदू किंगडम के नाम से। क्लियर है? चलो, तो ये क्या बता रहा है, इंडिया इज इन्वॉल्व इन बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन भूटान एंड रिमेन्स द हिमालयन किंगडम्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड, और हम लोग इस पर बहुत पैसा लगाते हैं। यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई है, तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर वॉल्यूम बढ़ा दो प्लीज। ठीक है, ठीक है, आ जाएगी आवाज, आ जाएगी, टेंशन मत लो, आ रही है आवाज। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, एनालाइज एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। अब देखो, सिक्योरिटी वाला चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो इस तरीके से आएगा। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी 2 कंपोनेंट बता दो इंडिया की सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी का। तो इंडिया की सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी के हम लोगों ने 4 कंपोनेंट पढ़े, आंसर में भी अपन 4 ही कंपोनेंट लिखेंगे, है ना। कौन से कंपोनेंट्स थे हम सबको पता है, क्या कि इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहता है ताकि पावर्टी एलिवेशन कर सके। इंडिया और क्या करना चाहता है, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, आगे ना। दूसरी चीज़, क्योंकि इंडिया की लड़ाई होती रहती है, और क्या है, इंडिया अपने अंदर जितने भी क्या है इंटरनल इश्यूज है उनको सॉल्व करना चाहता है, ठीक है। बोला इसने 2 है, 2 की जगह तुम 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर तुम्हें आता है तो, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 2 पॉइंट में 2 नंबर तुम्हें बड़ी आसानी से मिल जाएगा। देखो जरा क्या बता रहा है, इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हैज 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स। इसने पूछा कितना है, 2, ठीक है। लिखना चाहो 4 लिख सकते हो, वरना 2 भी लिखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जरा क्या बता रहा है, द फर्स्ट कंपोनेंट अपन ने क्या बताया था, सबसे पहला कंपोनेंट अपन ने किया था मिलिट्री को। अपने कीवर्ड्स क्या किया, देखो अपने कीवर्ड्स है जो आने ही चाहिए, वो है मिलिट्री, मिलिट्री, इकोनॉमी, तीसरा है अपने पास क्या कीवर्ड, जल्दी बताओ, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स या इंटरनल मैटर्स, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स या इंटरनली जो भी चीज़ें चल रही है, हाँ कि ना। तो इन चीज़ों की, इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर अपन ने क्या करना है, ध्यान देना है। सर ना मैं कायर, सर ना मैं शायर, मैं तो बस आपके दिल का एम्पलीफायर। हाँ देखो जरा, देखो तो सुबह सुबह मूड खराब मत कर मेरा, ठीक है। एक तो मेरी ना आवाज़ निकल रही है ना आंखें खुल रही है, रुक जा। देखिए जरा क्या बता रहा है, द फर्स्ट कंपोनेंट वॉज स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री। आ गया कीवर्ड, तुम्हें 1 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा इसमें, ठीक है। देखो जरा क्या बता रहा है, द फर्स्ट कंपोनेंट वॉज स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज। इंडिया डिसीजन टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 वॉज जस्टिफाइड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कह रही है, इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हमारा सबसे पहला फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है कि हम लोगों को हमारी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि हमारी लड़ाइयाँ होती रहती है आजू बाजू में, ठीक है। चाइना के साथ होती रहती है और किसके साथ, पाकिस्तान के साथ होती रहती है। दूसरी चीज़ क्या बता रही है कि हम लोगों ने फिर 1998 में क्या कर दिया, न्यूक्लियर टेस्ट करा, और हम लोगों ने जस्टिफाई कर दिया कि भैया क्या हमारी लड़ाई होती रहती है, इसलिए हम लोगों को मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करनी है। दूसरा क्या बता रहा है, द सेकंड कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हैज बीन स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये मैं भूल गया था लिखना यहाँ पर, ठीक है। तो एक हमारे पास एक और कीवर्ड आ जाएगा क्या, इंटरनेशनल नॉर्म्स। इंटरनेशनल नॉर्म्स का मतलब क्या है, इंटरनेशनल नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब, नॉर्म्स का मतलब लॉज, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। देखो जरा, पहला मिलिट्री कंपोनेंट क्या है, पहला सिक्योरिटी का कंपोनेंट क्या है इंडिया का, कि हम लोगों को मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करनी है अपना। दूसरा सिक्योरिटी कंपोनेंट क्या है अपना, कि अपने को सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के लिए हम लोगों को इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट भी करना है, और क्या करना है, उनको स्ट्रॉन्ग भी करना है, स्ट्रेंथन भी बनाना है। और ये आर्टिकल नंबर 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, डीपीएसपी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए जरा क्या बता रहा है तीसरा कंपोनेंट, द थर्ड कंपोनेंट ऑफ इंडियन
security strategy is geared towards meeting security challenges within the country. Security challenges within the country, यानी कि किसकी बात कर रहा है? सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की, बोलो हाँ कि ना? Within the country, several militant groups from areas such as Nagaland, Mizoram, the Punjab and Kashmir among others have from time to time sought to break away from India. India has tried to preserve national unity by adopting a democratic political system. ठीक है, तो राजीव गांधी का एग्जाम्पल दे सकते हो कि राजीव गांधी ने कैसे सर ये तो आप सैंपल पेपर करवा रहे हो? नहीं सैंपल पेपर नहीं है, हाँ ना, रुक जा, तो वो पता लग जाएगा आगे, समझ में आएगी नहीं? तो तीसरा कंपोनेंट क्या लग रहा है अपने को? तीसरा कंपोनेंट हम लोगों को पता चल रहा है कि इंडिया को क्या करना है कि इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को डील करना है। चौथा कंपोनेंट क्या है? देयर हैज बीन एन अटेम्प्ट इन इंडिया टू डेवलप इट्स इकोनॉमी इन अ वे दैट वास्ट मास ऑफ सिटीजंस इज लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। चौथा देखो क्या है हमारे पास कि हम लोग क्या करना है? अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी भी सिक्योरिटी का इशू है, पता है हम लोगों को, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का इशू है, और पॉवर्टी से भी तो बाहर निकलना है अपने को, और पॉवर्टी की साइकिल से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉवर्टी की साइकिल से बाहर निकलने के लिए हम लोगों को अपनी इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इकोनॉमी की वजह से हमारे पास पैसा बहुत है, नेशनल इनकम बहुत जनरेट हो, जीडीपी बहुत ज़्यादा हो जाए, और उसके बाद हम लोग क्या कर सके? पॉवर्टी एलिवेशन करें। क्लियर? बोलो आगे ना, डन है। चलो यहाँ तक सारी की सारी चीजें समझ में आई है, तो जरा फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन, चले आगे। चलो आगे आते हैं। हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए? हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 नंबर का है। देखिए जरा क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड द सेकंड 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान में कुछ 2 डिफरेंस बताइए। आइए, हम सबको क्या पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने दिया था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान दिया था के.एन. राज ने। सेकंड 5 ईयर प्लान किसने दिया था? सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो दिया था पी.सी. महालनोबिस ने, है ना। एक डिफरेंस आप लोग ये भी लिख सकते हो। दूसरा डिफरेंस क्या लिख सकते हो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अपन ने एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया और इन्वेस्टमेंट करे ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स में, इरिगेशंस में, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान में अपन ने क्या करा? अपन ने हेवी इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया, स्टील, कोल, मशीनरी प्लांट्स और क्या रेलवेज, कम्युनिकेशन, सारा के सारा डेवलप होता है इसी टाइम पीरियड में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान, अच्छा आप लोग थ्योरीज भी ले सकते हो। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड में थ्योरी आई थी हेस्टन स्लोली की, सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड में थ्योरी आई थी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की। ये दोनों चीज भी लिख सकते हो, आगे ना। चलो देखो जरा क्या बता रही है, 2 डिफरेंसेस बताओ। डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड द सेकंड 5 ईयर प्लान, क्या क्या डिफरेंस है? द फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड विद अ थ्रस्ट ऑन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट whereas द सेकंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हेवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, आ गया अपना पॉइंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और दूसरा क्या है? सेकंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हेवी इंडस्ट्रीज। याद रखना पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट से सिर्फ 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 2 ही नंबर का आना है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। दूसरी चीज क्या बता रहा है? द फर्स्ट 5 ईयर प्लान हैज एम्फोसाइज्ड ऑन पेशेंस एंड सेकंड 5 ईयर प्लान वांटेड टू ब्रिंग अबाउट क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये बोल रहा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान पेशेंस के बारे में बात करता है। पेशेंस का मतलब हेस्टन स्लोली के बारे में बात करता है, आगे ना, याद है क्या? हेस्टन स्लोली के बारे में बात करता है। हेस्टन स्लोली के बारे में कौन बताता है हमें? के.एन. राज बताता है। एंड सेकंड 5 ईयर प्लान वांटेड टू ब्रिंग अबाउट क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करता है। अपने दोनों पॉइंट आ गए इसमें। और अगर अपने दोनों के दोनों पॉइंट आ गए हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों पॉइंट आने का मतलब क्या है कि भैया अपने को दोनों के दोनों नंबर मिल जाएंगे। क्लियर? अरे बोलो बाबा, सर ये तो सैंपल पेपर के क्वेश्चन है क्या, ये आ सकते हैं पेपर में, प्लीज बताना। अरे बाबू ये सैंपल पेपर की भी हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैंने PYQs की उठाए। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, अच्छा आप ध्यान सुनना, यहां तक क्लियर है? 3 क्वेश्चन क्लियर है तो जरा दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे। जिसने लाइक नहीं किया सेशन को फटाफट से सेशन को लाइक करो, और एक बार शेयर कर दो, क्योंकि मैं शेयर नहीं कर पाया, है ना। मैं नींद से उठा डायरेक्ट इधर ही आ गया था। डन। 856 बच्चा है, पहुंचा देते 1000 पर। आज 2000 आने वाले थे बच्चे कम से कम, लेकिन मैं उठा ही नहीं यार, बताओ। डन। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब एनी 2 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इलेक्शन कमीशन व्हाइल होल्डिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन द कंट्री। इलेक्शन कमीशन को किस तरीके के क्या थे किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, इसने क्या बताया? 2 प्रॉब्लम्स बता दो, लेकिन अपने को 2 से ज्यादा प्रॉब्लम्स पता है। ठीक है, तो अगर दिल करे, टाइम है तो 2 से ज्यादा लिख दो,
है ना, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भैया कट तो नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो जरा क्या बता रही है। डिस्क्राइब एनी 2 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन व्हाइल होल्डिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन द कंट्री। 2 मार्क्स में आ रही है। क्या बोल रही है? अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम थी पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि इतने बड़े लेवल पर कभी भी इलेक्शंस पूरे दुनिया में कहीं नहीं हुए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पूरे दुनिया में अभी तक किसी को नहीं दिया गया है, मतलब खास करके औरतों को। यूरोप में भी औरतों के पास राइट टू वोट नहीं है, सारी औरतों के पास नहीं है, कुछ लिमिटेड औरतों के पास है। और क्या प्रॉब्लम है? इलेक्टोरल रोल्स बनाने हैं, डिलिमिटेशन कमीशन बनाना है ताकि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाए। और क्या प्रॉब्लम है? और प्रॉब्लम है कि क्या कहते हैं, इलेक्टोरल रोल्स में गलतियां हो जाती है ना, औरतों के नाम ही नहीं लिखे जाते, ऐसे लिखा जाता है शामू की मम्मी, ठीक है, रामू का बेटा, रामू की बेटी, मतलब टाइप्स। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? डिस्क्राइब एनी 2 प्रॉब्लम्स दैट इलेक्शन कमीशन फेस। सबसे पहला प्रॉब्लम कह रहा है ये होल्डिंग इलेक्शन रिक्वायर्ड डीलिमिटेशन। याद रखना, देखो हमारी जो लोकसभा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अब 2024 में इलेक्शंस होंगे, 2024 के इलेक्शंस में हमारे पास 543 लोकसभा की सीट्स है, तो पूरे इंडिया को 543 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाएगा। समझ में आएगी नहीं? हर एक हिस्से को अपन बोलते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, ये बनाने का काम होता है डिलिमिटेशन कमीशन का। किसका? डिलिमिटेशन कमीशन का। और डिलिमिटेशन कमीशन काम करती है किसके साथ मिलकर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, ECI के साथ मिलकर। समझ में आया कि नहीं? और इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाती है, और हर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो पॉपुलेशन होती है रफली सेम होती है। अच्छा, अब डिलिमिटेशन कमीशन बनानी है सबसे पहले, और फिर डिलिमिटेशन कमीशन क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाएगा। ये बोल रहा है कि होल्डिंग इलेक्शन रिक्वायर्ड डिलिमिटेशन और ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड दिस टास्क टुक अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पर बहुत टाइम खर्चा हो गया हमारा। हमें लग रहा था कि 1950 में इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शंस को 2 बार पोस्टपोन करना पड़ता है। और फिर इलेक्शंस कब होते हैं? इलेक्शंस होते हैं कब? 1951 अक्टूबर से, और 1952 तक चलते रहेंगे, फरवरी तक। दूसरा क्या बोल रहा है? द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इलेक्टोरल रोल वाज पब्लिश्ड, नेम्स ऑफ नियरली 40 लाख वुमेन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द लिस्ट। है ना, लगभग 40 लाख औरतों का नाम ही नहीं था उसमें। नाम नहीं होने का मतलब क्या? नाम नहीं होने का मतलब, मान लो ये कोई लेडी है, ठीक है, तो उसका नाम लिख रखा है रामू की बीवी, ठीक है। मान लो कोई दूसरी लेडी है, उसका नाम लिख रखा है श्यामू की बहन, है ना, अब्दुल की बेटी। ये वाला सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो 40 लाख औरतों का नाम गलत लिख रखा है उसमें, या रिकॉर्डेड नहीं था, ठीक है। आगे देखो क्या बता रहा है, और भी ये कि कुछ तीसरा पॉइंट बता रहा है, देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे। इसमें से लिटरेट कितने थे? सिर्फ 15%, ठीक है। कितने एमएलए चूज करने थे? 3200 एमएलए चूज करने थे। कितने एमपी चूज करने थे? कितने? 489 एमपी चूज करने थे, और बहुत बड़ा टास्क था, ठीक है। देखिए जरा क्या बता रहा है, देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हु हैड टू इलेक्ट अबाउट 3200 एमएलएस एंड 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ओनली 15% ऑफ दीज एलिजिबल वोटर्स वर लिटरेट। द इलेक्शन कमीशन हैड टू थिंक अबाउट सम स्पेशल मेथड्स ऑफ वोटिंग। और इलेक्शन कमीशन को सोचना पड़ेगा कि भैया किस तरीके से वोटिंग करवाई जाए कि ये लोग माने। बोलो आगे ना, ठीक है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हम लोग लिख सकते हैं। उसने 2 ही पूछे, आप लोग 2 की बजाय 4 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टाइम संभाल के। डन है क्या? यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर है? हाँ, रिया बिल्कुल लिख सकती हो कि सर पोलिंग स्टाफ को ट्रेन करना था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे काम थे। सर एक बात बता दो कि सर यही क्वेश्चंस करके आए तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ना? जरूरी नहीं है, ठीक। क्या पता इसके अलावा कुछ आ जाए, फिर क्या करोगे, है ना। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब एनी 2 security challenges faced by the newly independent countries of Asia and Africa after the Second World War। अच्छा देखो, जब मैं ये बना रहा था ना, तो मैंने यही देखा कि सिक्योरिटी से 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। सिक्योरिटी से 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। पहले भी अपन ने किया है ना, अब दोबारा अपन कर रहे हैं। देखो जरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो इसको। ये बोल रहा है कि कोई भी 2 सिक्योरिटी चैलेंजेस बताओ फेस्ड बाय द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये बोल रहा है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, और सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर क्या भी थी, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज किस मजबूरी में थे, है ना। देखो जरा क्या बता रही है, क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस थे उनको। तो सबसे पहला सिक्योरिटी चैलेंज था कि भैया उनको सिर्फ और सिर्फ बाहर से खतरा नहीं था, बल्कि अंदर से भी खतरा था। एक्सटर्नल खतरा नहीं था, बल्कि इंटरनल भी खतरा था, है कि ना। दूसरा, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी चल रहे थे यहाँ पर, और उसकी वजह से क्या, उसकी वजह से कंट्री के टुकड़े भी हो सकते थे। 2 बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो क्या बता रहा है, द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज फेस्ड थ्रेट्स नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड देयर बॉर्डर्स बट ऑल्सो फ्रॉम विद इन। सिर्फ बॉर्डर्स के बाहर से नहीं बल्कि बॉर्डर्स के अंदर से भी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो रही थी। सम ऑफ दीज स्टेट्स फेस थ्रेट्स फ्रॉम सेपरेटिस्ट मूवमेंट विद इन द कंट्री। आ गया सेपरेटिस्ट मूवमेंट वाला सिस्टम। थर्ड, टेररिज्म इज अ प्रॉब्लम फेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉर्डर्स। टेररिज्म वाली प्रॉब्लम लिख सकते हैं अपन इसमें। चौथा, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज आर थिकली पॉपुलेटेड एंड दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो इसमें कीवर्ड्स क्या क्या लिखा अपन ने कीवर्ड्स लिखा है यहाँ पर कि भैया जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती है उनको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों थ्रेट होते हैं। दूसरा अपन ने क्या लिखा, अपन ने लिखा कि भैया सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलते रहते हैं वहाँ पर, तो प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ अपन ने लिखी कि आउटसाइड द बॉर्डर से टेररिज्म वगैरह भी होता रहता है। चौथी चीज़ अपन ने लिखी क्या कि भैया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और गरीबी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी चैलेंजेस इनको देखने को मिलते हैं। यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें समझ में आई, सारी की सारी चीज़ें समझ में आई है, तो ज़रा फटाफट 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 से दिखाओ मुझे अपने गद्दे गंदे से अंगूठे और बोलो कि हाँ समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ सर, मैंने आपको सीयूटी के इशू के लिए मेल किया, हाँ मैं देख लूंगा। डन, चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कितने नंबर का है? 2 ही नंबर का है। देखो जरा क्या, एक्सप्लेन एनी 2 लेसन्स लर्न फ्रॉम इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1975। कोई भी 2 रीजंस बताओ, कोई भी 2 लेसन्स बताओ। लेसन्स ऑफ इमरजेंसी का क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है और आ सकता है आगे भी। ठीक है, तो लेसन्स ऑफ इमरजेंसी को हम लोगों को करना ही करना है। ध्यान सुनो जरा क्या बता रही है। द इमरजेंसी ब्रॉट आउट बोथ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इमरजेंसी लगाने की वजह से हम लोगों को 2 चीज़ें पता चली कि भैया इंडियन डेमोक्रेसी में स्ट्रेंथ भी है और इंडियन डेमोक्रेसी की वीकनेस भी है। क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। द इमरजेंसी ब्रॉट आउट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। वन लेसन ऑफ इमरजेंसी इज दैट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया। सबसे पहला लेसन जो हम लोगों को पता चला वो ये था कि भैया इंडिया में तुम लोग डेमोक्रेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, चाहे तुम कितने भी बड़े लीडर हो, चाहे तुम कितने भी टॉल लीडर हो, चाहे तुम कोई भी हो। ठीक है, डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करोगे जनता उठा के पटक देगी। डन। दूसरी चीज क्या बता रहा है, सेकेंडली इट ब्रॉट आउट सम एम्बिग्विटीज। एम्बिग्विटीज का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन। इट ब्रॉट आउट सम एम्बिग्विटीज रिगार्डिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव बीन रेक्टिफाइड। It amended that internal emergency could be proclaimed only on the grounds of armed rebellion। अब देखो जरा ध्यान से, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो किस बेसिस पे लगाई थी? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का वर्ड जो था क्या कह रही थी, ये दंगे होने वाले हैं, दंगे होने वाले हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे होने वाले हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगे होने वाले हैं। ठीक है, और आरएसएस और जमाते इस्लामिया दोनों को बैन कर दिया। ठीक है, जमाते इस्लामिया आरएसएस पूछ रही है कि भैया कब दंगे होने वाले हैं? कह रहा तुम ही तो करने वाले हो। ठीक है, वो कहता हमें तो पता ही नहीं है कि भैया दंगे होने वाले। तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, और देखा जाए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का वर्ड डिफाइंड ही नहीं था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का वर्ड हटा दिया और इस वर्ड को हटाकर एक नया वर्ड डाल दिया इसमें, आर्म्ड रिबेलियन का, कि जब तक दंगे हो नहीं जाते और लोग क्या नहीं उठाते, लोग आर्म्स नहीं उठा लेते, एक दूसरे का कत्ल करना ना शुरू कर दे, तब तक इमरजेंसी नहीं लगानी है ना, वरना तो तुम मिसयूज करते रहोगे ऐसे। समझ में आएगी नहीं यार? ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, सेकेंडली इट ब्रॉट आउट सम एम्बिग्विटीज रिगार्डिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव बीन रेक्टिफाइड। इट अमेंडेड दैट इंटरनल इमरजेंसी कुड बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबिलियन। तो अपन ने आर्म्ड रेबिलियन का नाम डाल दिया। द advice to the president to proclaim emergency must be given in writing by the council of ministers। और दूसरी चीज ये भी बोल दी हम लोगों ने कि अब सिर्फ इंदिरा गांधी ने क्या करा था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, कॉल किया इसने किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जिसका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, और इसको बोल दिया इमरजेंसी लगा दे, इसने लगा दी। लेकिन अब ये बोल दिया कि भैया अब ऐसा प्रोसेस फॉलो नहीं होगा, अगर अब इमरजेंसी लगानी है तो प्राइम मिनिस्टर को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, इसके मंत्रिमंडल को, दोनों को लिखित में देना पड़ेगा, सबके साइन होंगे, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और अगर प्रेसिडेंट के पास ये मिल जाता है लिखित में सबके साइन के साथ, तो ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएगा, वरना इमरजेंसी नहीं लगाएगा। तो हम लोगों ने क्या करा, दूसरा हम लोगों ने आर्म्ड रेबिलियन का कंसेप्ट डाला। बताओ
बोलो, क्लियर है? चलो 2 पॉइंट थे। थर्डली क्या बता रहा है, इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ सिविल लिबर्टीज। इमरजेंसी की वजह से हम सबको अपने सिविल लिबर्टीज के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता चला कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, हम तो ऐसे हल्के में ले रहे थे। कोर्ट्स ऑल्सो टुक एन एक्टिव रोल इन प्रोटेक्टिंग सिविल लिबर्टीज ऑफ इंडिविजुअल्स, और कोर्ट्स ने भी क्या करा, फिर कोर्ट्स ने भी इसके बाद सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे काम किए। डन? यहाँ तक सारी की सारी चीजें समझ में आई है? तो फटाफट से दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन? हाँ जूली बिल्कुल सही बोल रही है। डन है क्या? चलो आगे आते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन देखो जरा क्या है। एक्सप्लेन द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब देखो, और यहां पर इसने क्या लिखा है, 2 + 2 = 4। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि भैया तुम्हारे क्वेश्चन के 2 पार्ट है ना, पहले पार्ट के 2 पॉइंट लिखो, 2 नंबर दे दूंगा, और दूसरे पार्ट के 2 पॉइंट लिखो, 2 नंबर दे दूंगा। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये बोल रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश किन किन चीजों पर एग्रीमेंट करते हैं और किन किन चीजों पर डिसएग्रीमेंट करते हैं। दोनों के बारे में 2 पॉइंट लिख दो, नंबर दे दूंगा तुम्हें मैं, ठीक है। एग्रीमेंट बताओ किन किन चीजों पर करते हैं। फरक्का ट्रीटी याद है, वाटर शेयरिंग, तो इंडिया और बांग्लादेश फरक्का ट्रीटी पे, वाटर शेयरिंग पे क्या करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं। सर और किस पे करते हैं? इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसका पार्ट है कौन? बांग्लादेश, ठीक है। सर एक और चीज बताओ हम लोगों को कि डिसएग्रीमेंट किस चीज पे करते हैं। तो डिसएग्रीमेंट काफी है ना, एग्जांपल के तौर पे कि इंडिया जो है, इंडिया वो बांग्लादेश को कहता रहता है कि भैया इलीगल माइग्रेंट्स आते रहते हैं, बांग्लादेश कहता है ना, बांग्लादेश डिनाई कर देता है कि भैया हमारे यहाँ से कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं जाता, है ना। बांग्लादेश में एंटी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स है जो क्या करते हैं, जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। और हम जब बांग्लादेश को बोलते हैं तो बांग्लादेश कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो डिसएग्रीमेंट और एग्रीमेंट दोनों के 2 पॉइंट लिख दो, 4 नंबर मिल जाएंगे। देखो जरा कैसे लिखना है इसको। तो बोला कि एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश आर एज फॉलोज। पहला, बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी। अपना जो कीवर्ड था वो आ चुका है, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश क्या है, इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का बांग्लादेश पार्ट है, ठीक है। कोऑपरेशन ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज हैव ऑलवेज बीन देयर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि दोनों के दोनों कंट्रीज, इंडिया और बांग्लादेश, डिजास्टर मैनेजमेंट पे, एनवायरमेंटल इश्यूज पर क्या करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पेपर में लिख के आना है इसको, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये इंडिया है, ये क्या है, ये बांग्लादेश है। अरे बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ये जो बे ऑफ बंगाल है, अगर यहाँ से क्या आता है, सुनामी वगैरह आता है, तो बांग्लादेश और इंडिया इकट्ठा हिट होता है। समझ में आया कि नहीं? और इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, आपस में बहुत अच्छा कोऑपरेशन करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, एनवायरमेंटल इश्यूज पे। तीसरा क्या बता रहा है, इकोनॉमिक रिलेशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। इंडिया और बांग्लादेश बहुत सारी क्या करता है, ट्रेड वगैरह करता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिलेशंस हमारे अच्छे होते जा रहे हैं, है ना। 3 पॉइंट लिख दिए। चौथा पॉइंट देखो जरा क्या बता रहा है। अच्छा 3 पॉइंट अपन ने लिख दिए किस चीज के, कोऑपरेशन के। अब 3 पॉइंट लिखते हैं किसके, डिसएग्रीमेंट के। देखो जरा क्या, एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश आर एज फॉलोज। एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट भी देखते हैं। पहला, रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो इंडिया और बांग्लादेश कौन से रिवर्स के लिए लड़ता रहता है, ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए और गंगा रिवर्स के लिए। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन 1996 में इंडिया ने और बांग्लादेश ने फरक्का ट्रीटी की थी। याद रखना, फरक्का ट्रीटी 1996 की ही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 1997 की है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, 1996 ही मेंशन है एनसीईआरटी में, 1996 ही याद रखना, ठीक है। अच्छा देखो जरा क्या बता रहा है, एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट में क्या बता रहा है, सबसे पहले रिवर वाटर डिस्प्यूट, दैट इज शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर्स हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या, लड़ाई का कारण है। समझ में आया कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हिस्ट्री पढ़ी होगी तुम लोगों ने, तो हिस्ट्री में वो रायचूर दोआब के बारे में देखा होगा तुमने, ठीक है। तो रायचूर दोआब क्या था, रायचूर दोआब पढ़ा है क्या, ठीक है। इसको कौन, बहमनी एम्पायर भी क्लेम करता था और विजयनगर एम्पायर भी क्लेम करता था, ठीक है। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन था, इसकी वजह से लड़ाई हो रही थी दोनों के बीच में। उसी तरीके से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लड़ाई होती किस चीज़ की वजह से, लड़ाई मतलब तू में हो जाती किस चीज़ की वजह से, गंगा रिवर वाटर और ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर के लिए। समझ में आया कि नहीं? दूसरा क्या बता रहा है, इंडियन गवर्नमेंट इज अनहैप्पी ओवर द डिनायल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन बाय बांग्लादेश। बांग्लादेश से लोग आए जाते ओपन बॉर्डर से इंडिया और बांग्लादेश की, ठीक है, नीचे से तारों के नीचे से घुस के पानी की थ्रू किसी भी तरीके से ये लोग पहुंच जाते हैं इलीगली इंडिया में।
अब जब ये लोग इलीगली इंडिया में आते तो इलीगली इंडिया में आके क्या करते हैं लोग, इलीगली इंडिया में आके रहने लग जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश गवर्नमेंट को कहती है कि भैया तुम्हारे बंदे आ रहे हैं और यहाँ कर रह रहे, ठीक है। बांग्लादेश वाले कहते नहीं आते हमारे, ठीक है। तो डिसएग्रीमेंट है इस पे। इंडियन गवर्नमेंट इज अनहैप्पी ओवर द डिनायल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन बाय बांग्लादेश। तीसरा पॉइंट, बांग्लादेश सपोर्ट टू एंटी इंडिया इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और एंटी इंडिया इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स, ये भी बता दिया था मैंने आप लोगों को कि इंडिया को ये बातें पसंद नहीं आती है और बांग्लादेश कहता है कि हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर 4 नंबर का पूरा, 4 के 4 नंबर मिल गए हम लोगों को। यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें समझ में आई है तो फिर ज़रा फटाफट से दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर। डन है, डन है, अरे बोलो बाबा, क्लियर। चलो आगे आते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में, अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। देखो जरा क्या बता रहा है ये। हाउ फार डिड द राजीव गांधी लोंगवाल अकॉर्ड सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग नॉर्मलसी इन पंजाब। 2 मार्क्स में लिखना है। अब देखो राजीव गांधी और लोंगवाल का अकॉर्ड क्या है, या राजीव गांधी और लोंगवाल का जो पीस अकॉर्ड है 1985 वाला, वो तो हम सबको पता है कि राजीव गांधी लोंगवाल का अकॉर्ड है क्या, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या नहीं पता है, हम लोगों को ये नहीं पता है कि, मतलब पता तो ये भी है कि ये वाला आंसर लिखे कैसा। देखो पॉलिटिकल साइंस का मैं बोलता हूँ ना कि थोड़ा सा जो पेपर होता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है पेपर बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या थोड़ा सा अलग आता है, हट के आता है, ठीक है। देखो जरा क्या बता रहा है ये बोल रहा है कि हाउ फार डिड द राजीव गांधी लोंगवाल अकॉर्ड सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग नॉर्मलसी इन पंजाब। तो हम सबको पता है कि राजीव गांधी और लोंगवाल के बीच में जब अकॉर्ड हुआ, जब पीस ट्रीटी साइन हुई, पंजाब अकॉर्ड जब साइन हुआ 1885 में, उसके 1 आध महीने बाद ही हरचंद सिंह लोंगवाल को मार दिया गया था। पहली चीज़, नॉर्मल से इतनी आसानी से आती नहीं है। 1992 में हम लोगों को पता है कि सिर्फ 24% बंदे इलेक्शंस में वोट देने के लिए गए, बार बार इमरजेंसी लगा दी जाती थी, है ना। हाँ 2002 के आसपास से फिर बाद में पीस आता है, ये लिखना है हम लोगों को। देखो जरा क्या बता रहा है। द राजीव गांधी लोंगवाल अकॉर्ड और द पंजाब अकॉर्ड वॉज अ स्टेप टूवर्ड्स ब्रिंगिंग नॉर्मलसी इन पंजाब, बट पीस डिड नॉट कम इजीली और इमीडिएटली एंड द साइकिल ऑफ वायलेंस कंटिन्यूड नियरली फॉर अ डिकेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो साइकिल ऑफ वायलेंस था, साइकिल ऑफ वायलेंस का मतलब क्या, जो लड़ाई चल रही थी गवर्नमेंट के बीच में और मिलिटेंट्स के बीच में, वो ऑलमोस्ट 10 साल और चली, ठीक है। मतलब 1994-95 तक क्या चला, ये लड़ाई झगड़े चले। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट एंड द नॉर्मल इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस वॉज सस्पेंड। और बार बार प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़ता था। प्रेसिडेंट्स रूल का आर्टिकल नंबर जरा फटाफट से लिख कर बताओ सर। अगर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके वाले कर दे तो 80 में से 80 कंफर्म हो जाएंगे? नहीं होंगे, ठीक है। मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चन आएंगे, आ गए तो तुम्हारी किस्मत है ना। देखो जरा क्या बता रही है। तो राजीव गांधी लोंगवाल अकॉर्ड पीस लाने के लिए था, लेकिन पीस इतनी आसानी से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मिलिटेंट्स और गवर्नमेंट के बीच में वायलेंस होता रहेगा। आगे क्या बता रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट्स रूल लगा देगी आर्टिकल नंबर 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 352 क्यों लिख रहे हो बाबा? 356 नेशनल इमरजेंसी 352 और स्टेट इमरजेंसी 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, गलत नहीं करना, ठीक है। आगे क्या बता रहा है देखो, इन द स्टेट एंड द नॉर्मल इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस वॉज सस्पेंडेड। और ये बोल रहा है कि नॉर्मल इलेक्टोरल पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो नहीं चल पाया। इट वॉज नॉट ईजी टू रिस्टोर द पॉलिटिकल प्रोसेस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड वायलेंस। और ये बोल रहा है कि ऐसे टाइम पीरियड में जहां पर लोगों को एक दूसरे पे शक है, गवर्नमेंट को शक है लोगों को शक है गवर्नमेंट पर, ठीक है। तो ऐसे टाइम पीरियड में नॉर्मल इलेक्टोरल और पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं चल सकता है, ठीक है। व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन पंजाब इन 1992, only 24% of the electors turned out to vote. Militancy was eventually eradicated by the security forces. Peace returned to Punjab by the middle of the 1990s. और बोल रहा है कि 1995 आते आते पंजाब में सब कुछ ठीक हो गया। 1992 के इलेक्शंस में याद रखना सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट, 24% लोग ही इलेक्शन में वोट देने के लिए गए। क्यों? क्योंकि खौफ का माहौल था। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। मिलिटेंसी वॉज इवेंचुअली इरेडिकेटेड। फिर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, हमारी जो आर्मी वगैरह थी, उसने क्या करा, मिलिटेंसी को तो खत्म कर दिया और पंजाब में दोबारा से पीस आ गया, ठीक है, 1990s में। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है?
ये वाला क्वेश्चन क्लियर है तो जरा दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे, बोलो कि हाँ सर क्लियर है एकदम। सर ये वाले आंसर्स बना के रख सकते हैं कि हाँ बना के रख लो, कीवर्ड्स याद रख लो बस, बाकी चीजें तो आंसर तो लिखना सबको ही आता है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमारे पास क्या, 4 नंबर का क्वेश्चन है, जरा देखना इसको अच्छे से, इसके बाद 6 नंबर के भी आ रहे हैं। ठीक है, एनालाइज 2 रीजंस फॉर द इंपोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया ऑन जून 25, 1975। तो ये बोल रहा है कि 2 ऐसे रीजंस बताओ, 2 ही रीजन मांग रहे हैं, और कितने नंबर में, 4 नंबर में। ये बोल रहा है कि 2 ऐसे रीजन बताओ जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाई गई जून 1975 में, या 25 जून 1975। ठीक है, अब देखो मोटा माटी अगर हम लोग 2 बड़े बड़े पॉइंट देखें तो क्या है, इंडिया में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी बचाना चाहती है। ठीक है, और इंदिरा गांधी के लिए एक तोहफा आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जो कि जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने लेकर आया, और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने कहा कि तू भैया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं है और तेरे पास 6 महीने। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 24 जून 1975 को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया देख ऐसा है, इंदिरा गांधी तेरे पे स्टे लगा रहे हैं, अभी हम लोग स्टे ऑर्डर दे दिया था उसने कि भैया 6 महीने में जल्दी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाओ, वरना प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहोगी। समझ में आया कि नहीं? देखो जरा क्या बता रहा है ये, देखो क्या बता रहा है, रीजंस फॉर इंपोजिंग इमरजेंसी इन इंडिया ऑन 25 जून 1975। क्या क्या रीजन है? पहला रीजन, इंदिरा गांधीज इलेक्शन टू लोकसभा वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज कौन था, आप लोग लिखकर बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन थे 1971 वाले, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भैया इनवैलिड है। क्या कहा? इनवैलिड है। ठीक है, दूसरा, इट मेंट दैट लीगली शी वाज नो लॉन्गर एन एमपी, एंड एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लीगली कानूनी तौर पर अब वो क्या नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, एंड देयरफॉर कुड नॉट रिमेन द प्राइम मिनिस्टर अनलेस शी वाज वंस अगेन इलेक्टेड एज एन एमपी विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर अगर वो क्या नहीं बन पाती है, 6 महीने के अंदर अगर वो दोबारा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन पाती है तो उसको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से भी इस्तीफा देना पड़ जाएगा। बट ऑन जून 24 the Supreme Court granted her a partial stay on High Court order till the time her appeal was decided. She could remain an MP but could not take part in the proceedings of the Lok Sabha. अब देखो हुआ क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उस पर हम लोग स्टे लगा रहे हैं अभी के लिए, और इसी वजह से इंदिरा गांधी अब क्या थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर तो है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर तो है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो तो तुम लोकसभा में नहीं बैठ सकते, और अगर लोकसभा में नहीं बैठोगे तो लोकसभा के प्रोसीडिंग्स में कैसे पार्टिसिपेट करोगे। तो इंदिरा गांधी बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज नॉट अलाउड इन द लोकसभा ऑफ इंडिया। हाँ ना, एक तो ये प्रॉब्लम थी, तो इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी भी बचानी थी। ठीक है, दूसरा क्या बता रहा है, अपोजिशन पार्टीज अंडर जयप्रकाश नारायण डिमांडेड मिसेज गांधीज रेजिग्नेशन। याद है कहां तक पहुंच गए ये लोग पहुंच गए पार्लियामेंट तक, और रामलीला मैदान में क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कब? 25 जून को। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, अपोजिशन पार्टीज अंडर जयप्रकाश नारायण डिमांडेड मिसेज गांधीज रेजिग्नेशन। इंदिरा गांधी इस्तीफा दो, इंदिरा गांधी इस्तीफा दो, एक ही रट लगा रखी थी लोगों ने। तीसरा पॉइंट क्या बता रहा है, जयप्रकाश नारायण आस्क्ड आर्मी, पुलिस एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉट टू ओबे ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण टोटल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, और जयप्रकाश नारायण कह रहे थे कि भैया ये जो इमरजेंसी लगाई जा रही है क्या, ये एकदम गलत तरीके से लगाई जा रही है। और उससे पहले भी इंदिरा गांधी के बारे में ये बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना चाहिए, और इन्होंने अपील करी, किसको अपील करी, इन्होंने अपील करी टू द पुलिस वाला, टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कि भैया गवर्नमेंट की बात मत मानो। ठीक है, टोटल रिवॉल्यूशन लेकर आओ, है ना। अगर क्रांति लानी है, अगर अनडेमोक्रेटिक रूल के अगेंस्ट में खड़ा होना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सरकारी नौकरों को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करनी पड़ेगी। डन है क्या? क्लियर है क्या? देखो जरा क्या बता रहा है, जयप्रकाश नारायण आस्क्ड आर्मी, द पुलिस एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉट टू ओबे ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ही कॉल्ड फॉर अ टोटल रिवॉल्यूशन। किसके बारे में बात करी उन्होंने? टोटल रिवॉल्यूशन के लिए, संपूर्ण क्रांति के बारे में बात करी। एंड बिकेम द सिंबल ऑफ अपोजिशन टू इमरजेंसी, और ही बिकेम द सिंबल ऑफ अपोजिशन। सिंबल ऑफ अपोजिशन का मतलब क्या? सिंबल ऑफ अपोजिशन का मतलब अपोजिशन का सबसे बड़ा सिंबल बन गया था कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, एंड ऑल्सो बिकेम द सिंबल ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये भी याद रखना। ठीक है, देखो जरा क्या बता रहा है,
यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन हमारे पास था कि हम लोगों को कोई भी 2 रीजंस देने कि किस वजह से इमरजेंसी लगाई गई थी। हम लोगों ने 4 रीजंस दे दिए, है ना, 3 रीजंस दे दिए जो भी है ना। एक रीजन दिया हम लोगों ने कि भैया इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी बचानी थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। दूसरा हम लोगों ने देखा कि भैया जयप्रकाश नारायण का रोल देखा, जयप्रकाश नारायण ने क्या करा, अपोजिशन पार्टी जो है रेजिग्नेशन मांग रही थी इंदिरा गांधी की, इस वजह से भी इमरजेंसी लगाई गई। और तीसरा हम लोगों ने देखा कि भैया जयप्रकाश नारायण वगैरह गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कह रहे थे कि भैया किसकी बात नहीं माननी, इंदिरा गांधी की बात नहीं माननी। अब इंदिरा गांधी के ऊपर प्रेशर इतना आ चुका था कि उसने इमरजेंसी लगा दी। क्लियर क्लियर, पक्की बात है। चलो आगे आते क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और 6 नंबर में आ रहा है ये वाला चैप्टर, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको जरा ध्यान से देखना। द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हावेवर in no time the Soviet system became bureaucratic and authoritarian, making the life difficult for its citizens. Do you agree with the given statement? Give arguments to prove your answer. अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहली चीज क्या करना है, सबसे पहली चीज क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये बताओ कि तुम लोग एग्री हो या नहीं हो। और अगर तुम लोग एग्री हो तो एग्जामिनर को बताओ कि भैया हम एग्री है, और अगर तुम एग्री नहीं हो तो भी एग्जामिनर को बताओ कि भैया हम लोग एग्री नहीं है स्टेटमेंट से। अब ये वाली स्टेटमेंट तो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, अपन ने कई बार पढ़ ली है कि यूएसएसआर का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक और बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन हो गया था, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन हो गया था यूएसएसआर का सिस्टम, ठीक है, तो क्यों हुआ था यही तो बताना है। तो सबसे पहले एग्री करना है कि भैया हम मानते हैं स्टेटमेंट को, फिर क्या करना है, फिर रीजंस देने, ठीक है। देखो जूलियन लिख दिया नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, यही तो लिखना है, आगे ना। तो देखो जरा क्या बता रहा है 4 नंबर में, तो 4 नंबर में 4 पॉइंट्स लिख देंगे अपन। द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, कुछ नहीं करा इसने, पहला लाइन उठाया वही लिख दिया इंट्रोडक्शन आंसर का, है ना। द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर बट वेरी सून द सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक, ऑफिसर्स की चलने लग गई, एंड अथॉरिटेरियन, लीडर्स की चलने लग गई, ठीक है, मनमानी। आई डू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, एग्री कर दिया कि भैया हाँ हम मानते हैं स्टेटमेंट को, ठीक है। चलो आगे आते हैं, आगे देखो क्या बता रहा है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। अब तुमने कहा कि भैया मैं एग्री करता हूं, तो बताओ कि क्यों एग्री करते हो। देखो क्या बता रहा है। द सोवियत इकोनॉमी आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस। ये बोल रहा है कि इकोनॉमी के बारे में बात करें तो दुनिया की सबसे ज्यादा इकोनॉमी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उसके बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी थी यूएसएसआर की, उसके बाद पूरे दुनिया की। इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, है ना। पहले अच्छी बातें बताओ, क्यों, क्योंकि देखो पहले अच्छे क्वेश्चन में भी अच्छी बातें बताई है इसने, क्या कि भैया सोवियत यूनियन बहुत अच्छी पावर बन गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आगे ना। तो कैसे अच्छी पावर बन गई थी वो बता रही है। तो बोला कि इट हैड कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द सोवियत स्टेट ensured a minimum standard of living for all its citizens and the government subsidized basic necessities including health, education, healthcare and other welfare schemes. The Soviet system however became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for its citizens. अब बताओ कि लाइफ कैसे डिफिकल्ट हो गई सिटीजन्स की, समझ में आएगी नहीं। अब बताओ कि सिटीजन्स की लाइफ डिफिकल्ट हुई तो कैसे हुई। देखो क्या बता रहा है, लैक ऑफ डेमोक्रेसी। ये बोल रहा है कि लैक ऑफ डेमोक्रेसी नहीं थी। डेमोक्रेसी नहीं होने का मतलब क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होने का मतलब क्या, मतलब ये है कि लोग जो है कुछ बोल नहीं सकते, इस वजह से लोग क्या करते थे, मजाक करते थे, है ना, सार्केज्म में बोलते थे, समझ में आया कि नहीं। लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच स्टिफल्ड पीपल हु ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसेंट इन जोक्स एंड कार्टून्स, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है पूरी की पूरी, कुछ नहीं है दूसरा। तीसरा, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म्स। ये बोल रहा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो थे सोवियत यूनियन के, उनको रिफॉर्म्स की जरूरत थी, ठीक है। द वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द सोवियत पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन, Communist Party of the Soviet Union had tight control over all institutions and was unaccountable to the people. Important तो बस यही था, ऊपर से बकवास करते आ रहा था, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को रिफॉर्म्स की जरूरत थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये बता रहा है वो ये है कि भैया क्या जो गवर्नमेंट थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इट वॉज अनअकाउंटेबल टू द पीपल, क्योंकि इलेक्शन तो हो ही नहीं रहे, आगे ना। तो अनअकाउंटेबल टू द पीपल है, और अनअकाउंटेबल टू द पीपल का मतलब क्या है, जवाबदेही नहीं है। लोग ना सवाल पूछ सकते ना ये जवाब देंगे अगर पूछे तो। The party refused to recognize the urge of the 15th
of the people in the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs including their cultural affairs। और 15 के 15 कंट्रीज जो यूएसएसआर की थी वो लोग क्या कह रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि भैया हम लोग यूएसएसआर का पार्टी रहेंगे लेकिन हमारे एरिया को हमें तो रूल करने दो, ठीक है। लेकिन मॉस्को में बैठी हुई कम्युनिस्ट पार्टी बोल रही है ना 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 ना, क्या हम रूल करेंगे, ठीक है, यही बैठे 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 तो सेंट्रलाइज्ड रूल था, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था। ठीक है, आगे देखो क्या बता रहा है, चौथा पॉइंट। ऑल्दो ऑन पेपर रशिया वाज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स that together constitutes the USSR, in reality Russia dominated everything and people from other regions felt neglected excuse me, in reality Russia dominated everything and people from other regions felt neglected and often suppressed। ऐसा लग रहा है एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं। एनसीईआरटी के अलावा कुछ है ही नहीं इसमें, सेम टू सेम एनसीईआरटी लिखी हुई है और यही तुम्हें लिखना है, एनसीईआरटी के बाहर कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है। आगे तो क्या बता रहा है, thus we can say that indeed the Soviet Union became a great power after the Second World War, but very soon the system became very bureaucratic and authoritarian। ठीक है, मोटा माटी पॉइंट्स क्या है इसमें, मोटा माटी इन सब में हमारे पास पॉइंट ये है कि भैया स्टार्टिंग में तो यूएसएसआर बहुत बढ़िया चला, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर लोग जो थे परेशान थे ड्यू टू लैक ऑफ डेमोक्रेसी, लोग जो है बात नहीं कर सकते थे, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था उनके पास, तो डिसेंट और जोक्स करते थे। तीसरा पॉइंट हमारे पास मोटा माटी क्या है, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि क्या कहते हैं उसको, सोवियत पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो अनअकाउंटेबल टू द पीपल है। 3 पॉइंट ये हो गए। चौथा पॉइंट अपने पास क्या है कि रशिया सब कुछ डोमिनेट करता था और किसी को ऑटोनॉमी दे दी नहीं गई थी। याद तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर है तो जरा फटाफट 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 से दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर क्लियर है एकदम। सर ये साथ की साथ लिखे भी गया, नहीं नहीं लिखो मत, मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा ना। अगर तुम लोगों में से कोई मेरे साथ अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो मुझे मेल करना khan.ayub@adda247.com पर और मेल करके बोलना सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करता हूँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे PDF मिल जाएगी क्लास के जस्ट बाद, ठीक है। चलो आगे आते हैं। गिव एन एनालिसिस ऑफ द कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, 6 नंबर में ग्लोबलाइजेशन का, लेकिन 6 नंबर में आना ही नहीं है, ठीक है। 6 नंबर में ग्लोबलाइजेशन आएगा ही नहीं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है ही 4 नंबर का। लेकिन क्यों लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबलाइजेशन के अलग से क्वेश्चन आ सकता है और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस अलग से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अपन इसी में निपटा लेंगे उसको, देखो जरा कैसे कैसे निपटाएंगे अपन इसको। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये बोला कि द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द फियर दैट दिस प्रोसेस पजेस अ थ्रेट टू कल्चर्स इन द वर्ल्ड। It does so because globalization leads to the rise of a uniform culture or what is called as cultural homogenization। तो सबसे पहले चीज़ ये बोल रहा है कि कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ग्लोबलाइजेशन के, तो ये बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से दूसरे कल्चर्स के लिए थ्रेट है, दूसरे कल्चर्स के लिए थ्रेट है। क्यों, क्योंकि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया का एक जैसा कल्चर हो रहा है, यूनिफॉर्म कल्चर हो रहा है, जिसको अपन कल्चरल होमोजेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या बता रहा है, द पॉपुलरिटी ऑफ अ बर्गर और ब्लू जीन्स सम आर्ग्यू हैज अ लॉट टू डू विद द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। और ये बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है कि बर्गर इतना पॉपुलर क्यों है, बर्गर मतलब मैकडोनल्ड्स वगैरह, ठीक है। ब्लू जीन्स इतनी पॉपुलर क्यों है, ये बोल रहा है कि ये हमारी संस्कृतियाँ थोड़ी है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की संस्कृति है जो कि हमारे पे इन्फ्लुएंस करी जा रही है, हमारे पे थोपी जा रही है। दिस लीड्स टू द श्रिंकिंग ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एंटायर ग्लोब। और ये बोल रहा है कि डाइवर्सिटी खराब कर रहा है ये पूरी की पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया डाइवर्स है ना, हर जगह के अलग अलग कल्चर है, हर जगह के अलग अलग ड्रेसेस है, हर जगह का अलग अलग लैंग्वेजेस है, लेकिन अब पूरी दुनिया एक यूनिफॉर्म कल्चर फॉलो करने लग गई है, ठीक है। फिर क्या बता रही है, बट समटाइम्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस सिंपली एनलार्ज और चॉइसेस, ठीक है। अब देखो एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बताया इसने क्या करा, एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बताया किसका, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का, कि भैया यूनिफॉर्म कल्चर होता जा रहा है, ठीक है। जो पावरफुल कंट्री है वो दूसरे नॉर्मल कंट्री के ऊपर क्या करता है, अपना कल्चर थोपता है, हाँ ना। देखो जरा क्या बता रहा है, बट समटाइम्स एक्सटर्नल, और अब क्या बता रहा है, अब पॉजिटिव चीजें बता रहा है, बट समटाइम्स external influences simply enlarge our choices and sometimes they modify our culture without overwhelming the traditions. Blue jeans on the other hand can go well
विथ अ होमस्पन खादी कुर्ता। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की वजह से सिर्फ और सिर्फ कल्चर खराब भी हो रहे हैं, बल्कि हमारी चॉइसेस भी बढ़ रही है ना। और चॉइस कैसे बढ़ रही है हमारी, कि भैया हम लोग पहले क्या करते थे, कुर्ता पैजामा पहनते थे, अब कुर्ते के नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लू जीन्स भी पहन सकते हैं, तो हमारी चॉइस बढ़ गई है। क्लियर, क्लियर है। चलो आगे आते, तीसरा पॉइंट क्या बता रहा है, while cultural homogenization is an aspect of globalization, the same process also leads to precisely the opposite effect. It leads to each culture becoming more different and more distinctive. This phenomenon is called cultural heterogenization. Cultural heterogenization के बारे में बता रहा है, ये क्या बता रहा है cultural heterogenization के बारे में, कि भैया एक जगह जहाँ पर cultural homogenization हो रहा है, सारी दुनिया एक जैसी हो रही है, बाकी कल्चर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, वो और भी ज़्यादा डिफरेंट और भी ज़्यादा डिस्टिंक्टिव देखने को मिलते हैं हम लोगों को, जिसकी वजह से कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन भी आ रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे आते हैं। सर क्या क्या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज है ग्लोबलाइजेशन के। तो सबसे पहले ये बता रहा है कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एट द मोस्ट सिंपल लेवल रिजल्ट्स इन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, दैट इज द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू। तो सबसे पहले चीज़ ये बता रहा है कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात अगर हम लोग करें, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट की या गवर्नमेंट की कैपेसिटी कम होती है। गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट से छुटकर मिनिमलिस्ट स्टेट बनता जाता है। मिनिमलिस्ट स्टेट, सर कैसे मिनिमलिस्ट स्टेट बनता है, देखो क्या बता रहा है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अच्छा द एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू रिड्यूसेस। ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट की एबिलिटी कम होती जाती है। ठीक है, पेपर सेट में आएगा, हाँ पेपर सेट्स में आता है। डन, आगे देखो क्या बता रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वेलफेयर स्टेट इज नाउ गिविंग वे टू अ मोर मिनिमलिस्ट स्टेट। ये बोल रहा है कि पूरी दुनिया में अब वेलफेयर स्टेट की कोई बात नहीं करता है, मिनिमलिस्ट स्टेट की बात करते हैं। मिनिमलिस्ट स्टेट का मतलब क्या है, मिनिमलिस्ट स्टेट का मतलब ये है कि हम लोगों को अब दुनिया में लोगों की वेलफेयर नहीं करना है, मतलब गवर्नमेंट का काम अब वेलफेयर करना ज़्यादा नहीं है, बल्कि क्या देखना, इकोनॉमी को बढ़ता हुआ देखना, इकोनॉमी से दूर रहना, और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन संभालना रह गया। क्लियर, आगे तो क्या बता रहा है, all over the world welfare state is now giving way to a more minimalist state that performs certain core functions such as the maintenance of law and order and the security of its citizens. लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करता है और सिक्योरिटी की बात करता है अपने किसके, अपने सिटीजन्स की। आगे आते हैं, one has to keep in mind that globalization does not always reduce state capacity. State will remain a supreme organization. Technology may rather enhance the capacity of the state. और फिर अब क्या बोल रहा है, अब पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस दे रहा है। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस में क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि भैया देखो एक चीज़ याद रखो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमेशा स्टेट की कैपेसिटी, गवर्नमेंट की कैपेसिटी कम नहीं होती है, बल्कि टेक्नोलॉजी की वजह से स्टेट की कैपेसिटी बढ़ती भी है, और आज भी सुप्रीमेसी जो है वो स्टेट की या गवर्नमेंट की ही है। क्लियर है, पक्की बात है। Thus, the cultural and political consequences of globalization are both negative and positive in nature. और इस वजह से हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन हो या पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन हो, दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्सिक्वेंसेस है। क्लियर, सर आपकी शादी हो रखी है क्या, लीगली तो नहीं हो रखी है, इलीगली तो नहीं हो रखी है। चलो चले आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां तक समझ में आ गया तो जरा दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। डन, चलो आगे आते हैं। कोalition गवर्नमेंट्स प्रूव टू बी अ बून फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द 3 रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स। 6 नंबर में अब देखो ये बोल रहा है कि 3 रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स दो और ये बताओ कि कोalition गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के लिए बून था। बून का मतलब क्या, बून का मतलब अमृत की तरह था, अमृत की तरह। ठीक है, कैसे अमृत की तरह था, आइए देखते क्या बता रही है। द इमर्जेंस ऑफ कोalition गवर्नमेंट्स इन इंडिया टुक प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। पहला, ड्यूरिंग 1967, तो 1967 में हम सबको पता है कि संयुक्त विधायक दल बने थे, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट बने थे, नॉन कांग्रेसिज्म की थ्योरी आई थी। नॉन कांग्रेसिज्म की थ्योरी दी किसने, जरा फटाफट से लिखकर बताओ। सर एक डाउट है कि अगर सिर्फ पॉजिटिव नेचर लिख देंगे पॉलिटिकल और कल्चर का तो चलेगा क्या, हाँ चलेगा। उसने ये थोड़ी बोला कि पॉजिटिव बताओ नेगेटिव बताओ, उसने बोला कि सिर्फ क्या बताओ, कॉन्सिक्वेंसेस बता दो पॉलिटिकल और कल्चरल। ठीक है, तो अगर सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस पूछ रहा है तो पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो पेपर में बोल रहा है कि भैया पॉजिटिव ही लिखो तो पॉजिटिव ही लिखो, अगर वो बोल रहा है कि नेगेटिव ही लिखो तो नेगेटिव ही लिखो। क्लियर, देखो क्या बता रही है। ड्यूरिंग 1967 इलेक्शंस द अपोजिशन पार्टीज, अच्छा मैं आप लोग से पूछ रहा था नॉन कांग्रेसिज्म की थ्योरी किसने दी है, जरा जल्दी से लिखकर बताइए।
During 1967 elections, the opposition parties realized that the division of their votes kept the Congress in power. This led to the formation of anti-Congress fronts. Example भी दे देना, संयुक्त विधायक दल and Popular United Fronts, and the rise of non-Congressism in Indian politics. This brought the opposition together. As a result, coalition governments were formed in 8 states, which included Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, and other states. तो ये क्या हो रहा है 1967 में क्या हुआ था 1967 में जो नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी थी इनको लगने लग गया कि भैया कांग्रेस इसलिए जीत रही है क्योंकि हमारे वोट्स बट रहे हैं और इसी वजह से हम सब लोगों को इकट्ठा आना चाहिए और 1967 में ये लोग क्या बनाते हैं पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट्स ये लोग बनाते हैं संयुक्त विधायक दल और इकट्ठा आते हैं और 1967 के इलेक्शंस में इनको क्या मिलता है इनको काफ़ी लाभ भी मिलता है ना काफ़ी सक्सेस मिलती है इनको कैसे सक्सेस मिलती है क्योंकि ये लोग 8 स्टेट्स जीत जाते कांग्रेस 8 स्टेट्स हार जाती वैसे तो टोटल 9 स्टेट्स है जो क्या करते हैं 9 स्टेट्स ये लोग हार जाते हैं लेकिन यहाँ पे 8 लिखा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसमें इतना ठीक है ये क्या हो रहा है दिस ब्रॉट द अपोजिशन टुगेदर अपोजिशन इकट्ठा आ गया नॉन कांग्रेसिज्म की थ्योरी आई और नॉन कांग्रेसिज्म की थ्योरी जो है वो किसने दिया था नॉन कांग्रेसिज्म की थ्योरी दी थी राम मनोहर लोहिया ने है ना सर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच चलो आगे आते हैं आगे देखो क्या बता रहा है In the elections of Lok Sabha in 1971 and state assembly elections in 1972, Congress achieved victories, but the Congress under Mrs. Gandhi did not have the capacity to absorb all tensions and conflicts that the Congress system was known for. ठीक है देखो हम लोगों ने जब 1971 में देखा था 1971 में जब कांग्रेस आर जीती थी तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी क्या कि भैया कांग्रेस आर विक्ट्री तो है कांग्रेस आर बोल तो रही है कि हम लोग रियल कांग्रेस है हम हैं असली कांग्रेस ठीक है लेकिन कांग्रेस का नेचर चेंज हो गया अब नेचर चेंज हो गया अब कांग्रेस टेंशन्स को संभालने वाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है टेंशन्स को एब्जॉर्ब करने वाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी कांग्रेस का नेचर चेंज हो गया यही बता रहा है वो ठीक है डिड नॉट हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब ऑल टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स दैट द कांग्रेस सिस्टम वाज नोन फॉर और कांग्रेस सिस्टम को इसीलिए जाना जाता था The declaration of emergency in 1975 once again brought the opposition together. जनता पार्टी आगे ना क्या हुआ द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी में 6 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी ठीक है तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे इमरजेंसी को डिक्लेयर करा गया फिर से अपोजिशन इकट्ठा आ गया ठीक है और अब कांग्रेस का वैसा नेचर नहीं है जैसे पहले था जनता पार्टी वॉज फॉर्म्ड एंड इट केम टू पावर इन 1977 बट द जनता पार्टी कुड नॉट रिमेन यूनाइटेड इट लैक डायरेक्शन लीडरशिप and a common program. Congress once again won elections held in 1980 and 1984. It however depended on the appeal of one leader, Mrs. Indira Gandhi. और ये क्या बोल रहा है कांग्रेस दोबारा इलेक्शन जीत जाती है लेकिन कांग्रेस अब वैसी वाली कांग्रेस है ही नहीं कांग्रेस कैसी कांग्रेस है कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें सिर्फ एक ही फेस है ना एक ही बंदे की चलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी और अगर इंदिरा गांधी पे प्रेशर आ जाए तो कांग्रेस वाले भी कुछ नहीं कर सकते क्लियर डन पक्की बात है 100% नाम ले लो सर हाँ ठाकुर ले लिया तुम्हारा नाम चलिए पांचवा और छठा पॉइंट भी दे रहा है 6 नंबर का क्वेश्चन है क्या इन द 1989 इलेक्शंस द कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट पार्टी बट इट सैट इन द अपोजिशन हम सबको पता है 1989 के इलेक्शंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितनी सीट्स आए थे 197 तो मेजोरिटी नहीं है तो चुपचाप जाकर अपोजिशन में बैठ जाती है सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है लेकिन मेजोरिटी नहीं है ये बोल रहा है कि इन द 1989 इलेक्शन द कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट पार्टी बट इट सैट इन द अपोजिशन द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा जरा लिखकर बताओ फटाफट से ठीक है तो ये क्या बता रहा है द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट एन अलायंस ऑफ जनता दल एंड सम रीजनल पार्टीज वाज फॉर्म्ड और यहाँ पर भी कोalition बन रहा है नेशनल फ्रंट के नाम से The election of 1989 marked the end of Congress dominance and beginning of a coalition governments because after this, one or two parties never got most of the votes or seats. No single party secured a clear majority of seats in any Lok Sabha elections. This initiated an era of coalition government at the center in which regional parties played a crucial role in forming ruling alliances. ठीक है तो ये क्या बता रहा है फिर 1989 के बाद एक ऐसा दौर स्टार्ट हुआ एक ऐसा टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया जब किसी भी एक या किसी भी 2 पॉलिटिकल पार्टीज की मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स आती ही नहीं थी ठीक है और अब हर पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट में आने के लिए दूसरी छोटी मोटी रीजनल पार्टीज की जरूरत पड़ती थी सर एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन कराओगे हाँ आज शाम को मेरी एक वीडियो आ रही है 5 बजे है ना उसको देखना मजा आएगा तुम्हें उसको देख के ठीक है डन है क्या
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। एनालाइज 3 मेजर डेवलपमेंट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1980s दैट मेड अ लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ये बोल रहा है कि 3 चीजें ऐसी बताओ जो कि 1980s में हुई और जो कि आने वाले टाइम पीरियड में इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत सारा क्या बदलाव लेकर आने वाली है या बहुत सारा इंपैक्ट लेकर आने वाली है। 1980s में क्या बताओगे? मंडल इशू बताओगे तुम लोग। मंडल इशू इंप्लीमेंट होता है, एंटी मंडल प्रो मंडल प्रोटेस्ट होते हैं, इंदिरा सोनी वाला केस होता है 1992 वाला, ये बताओगे। या क्या बताओगे? शाहबानो केस वाला बताओगे, बीजेपी का राइज बताओगे, है ना। और क्या बताओगे तुम लोग? वो फैजाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट बताओगे और लास्ट में तुम राजीव गांधी को मार डालोगे। यही 5 पॉइंट बनते हैं, इसके अलावा कुछ बनता भी नहीं है। ठीक है, देखो जरा क्या बता रही है। द मेन डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द एंड ऑफ 1980s दैट हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। सबसे पहला, एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम 1989। कांग्रेस सिस्टम एंड हो गया। कांग्रेस अब वैसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जैसे पहले थी। कांग्रेस का दबदबा डोमिनेंस खत्म हो चुका। द मेन डेवलपमेंट वाज द एंड ऑफ द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस दैट लास्टेड फॉर 2 decades as a party was defeated in the 1989 elections। पार्टी को हरा दिया गया 1989 के इलेक्शंस में, उठा के पटक दिया गया। Though the party came back in power in 1991 after Rajiv Gandhi's assassination, but it lost its dominance of the political scene as earlier। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि 1991 में कांग्रेस दोबारा से इलेक्शन जीत के आती तो है, लेकिन अब उसकी वो सेंट्रलिटी नहीं है, अब उसकी वो डोमिनेंस नहीं है ना। जैसे उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5th जनरल इलेक्शंस में या फिर कौन से 7th जनरल इलेक्शंस में 1980 वाले में थी। ठीक है, अब क्या है? अब कांग्रेस इलेक्शन जीत रही है लेकिन माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना रही है ना। 1991 में कांग्रेस की सीट्स कितनी है? 244 सीट्स। AIADMK जैसी नल्ली पॉलिटिकल पार्टी को कांग्रेस का सपोर्ट करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जारा शेख, हेलो जारा, देखो जरा क्या बता रहा है। सर कितनी देर तक चलेगी क्लास? बस खत्म कर रहा हूँ। बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि रिसेंट डेवलपमेंट वाला तो देख लो, क्योंकि इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है किसी भी हालत में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या याद रखोगे? कांग्रेस सिस्टम खत्म हो गया। दूसरा क्या बता रहा है? मंडल इशू आना ही था ये। द इशू स्टार्टेड विद द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट दैट रिकमेंडेड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन 1990। मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था 1990 में, which was reservation of 27% in jobs in the central government for OBC candidates only. This brought widespread anger and played a crucial role in shaping politics since 1989। तो OBC की पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है। मंडल इशू हम लोगों को लिखना ही लिखना है, याद रखना, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बिल्कुल 1991 LPG की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर देना। ठीक है, These were announced as the structural adjustment program। तो पेपर में अगर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के बारे में आ जाए तो ये मत सोचना कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है ना। सेकंड फायर प्लान पे टिक मत कर देना। ठीक है, ये बात कर रहा है किसकी? ये बात कर रहा है LPG की पॉलिसीज की, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? These were announced as the structural adjustment programs that were initiated by Shri Rajiv Gandhi but were more visible under Shri Narasimha Rao's tenure from 1991. They opened up the country's economy to the world and improved our foreign reserves, and the successive governments have continued to broadly follow them। ठीक है, तो हम लोगों ने ओपन डोर पॉलिसी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। ओपन डोर पॉलिसी हम लोगों ने लागू कर दी। इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या करा? ओपन डोर पॉलिसी अप्लाई कर दिया। उसके साथ साथ इसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने लग गए, यानी कि डॉलर्स हमारे पास बढ़ने लग गए, इन्वेस्टमेंट आने लग गया बाहर से, और हमारी इकोनॉमी जो है ग्रेजुअली ग्रो करने लग गई। ठीक है, आगे आते, आगे देखो क्या बता रहा है। एसेसिनेशन ऑफ श्री राजीव गांधी। तो राजीव गांधी का एसेसिनेशन, राजीव गांधी गए थे कहाँ पर? तो राजीव गांधी विजिट करने गए थे कहाँ पर? इलेक्शन कैंपेन करने गए थे तमिलनाडु में, और LTTE के ग्रुप के मेंबर्स उनको मार देते हैं। ठीक है, he was assassinated during an election rally in Tamil Nadu by the LTTE group। The elections of 1991 saw Congress emerge as the largest party after this, and Shri Narasimha Rao was appointed as the Prime Minister। और पहली बार कांग्रेस का एक नॉन गांधी प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। सर शाह कमीशन एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। शाम कमीशन क्यों लिखा? शाह कमीशन कुछ नहीं है। शाह कमीशन, विनोद कह रहा है कोरूज आई लव यू मैम। अच्छा, योगेश शर्मा, ठीक है। अब ध्यान सुनो,
ये पूछ रहा है शाह कमीशन क्या होता है, कुछ नहीं होता शाह कमीशन। जेसी शाह कमीशन या शाह कमीशन मई 1977 में आया था। शाह कमीशन अपॉइंट किया था जनता पार्टी गवर्नमेंट ने, मई 1977 में किया था। किस लिए? टू चेक द एट्रोसिटीज, टू चेक द एक्सेसेस डन बाय इंदिरा गांधी एंड हर पार्टी एंड हर सन संजय गांधी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इमरजेंसी फ्रॉम 25 जून 1975 टू जनवरी 1977। ठीक है, क्लियर है? आ गया है, चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हमारे पास क्या। क्वेश्चन नंबर 14 6 नंबर का क्वेश्चन है। इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड स्ट्रेंथन एंड रिवाइटलाइज यूनाइटेड नेशंस। अब देखो यूनाइटेड नेशंस का अपन ने क्वेश्चन नहीं देखा था, लेकिन 6 नंबर में आ सकता है। देखो जरा इसको अच्छे से, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड स्ट्रेंथन एंड रिवाइटलाइज यूनाइटेड नेशंस इज डिजायरेबल, हाईलाइट द नेसेसरी रिफॉर्म्स फॉर एन एम्पावर्ड यूनाइटेड नेशंस। 6 नंबर में तो ये बोल रहा है कि आज के टाइम पीरियड में यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म करने की जरूरत है। ठीक है, बताओ क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, 6 नंबर में बताओ। ठीक है, अब डरना नहीं है ये सारे क्वेश्चन से, बहुत बकवास क्वेश्चन है। वही लिखना है जो अपन ने पढ़ा है। क्या लिखना है कि भैया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चेंज करने की ज़रूरत है, इसके ज्यूरिसडिक्शन में चेंज करने की ज़रूरत है, इसके यूनाइटेड नेशंस के बजट प्रोसीजर में चेंज करने की ज़रूरत है, परमानेंट मेंबर्स नॉन परमानेंट मेंबर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। यही चीज़ें लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, देखो जरा क्या बता रहा है ये। यस, इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड strengthen and revitalize United Nations is desirable. In fact, reform and improvement are fundamental to any organization. ये बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म आना चाहिए, है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आना चाहिए ओवर द टाइम। सजेस्टेड रिफॉर्म्स फॉर द यूनाइटेड नेशन आर एज फॉलोज। और ये बोल रहे हैं क्या क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो सबसे पहला रिफॉर्म्स इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये बोल रहा है कि इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में और इसके प्रोसेस में चेंज लाने की जरूरत है, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत है। दूसरा क्या बता रहा है, रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज नीडेड। कि भैया इसकी ज्यूरिसडिक्शन कितनी होनी चाहिए, इसकी हद कितनी होनी चाहिए, क्या इसको सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट वर्क्स करने चाहिए या फिर वॉर एंड कन्फ्लिक्ट सिक्योरिटी इश्यूज में भी यूनाइटेड नेशंस को पढ़ना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज क्या बता रहा है, मेजर कंसर्न हैज बीन द कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। आ गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, which has remained largely static while the United Nations General Assembly membership has expanded। ये बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मेंबरशिप तो लगातार एक्सपैंड करती जा रही है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जितना था उतना के उतना ही है। अच्छा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये बोला कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों मेंबर्स को बढ़ा दो। ठीक है, तीसरा क्या बता रहा है, 5वां नंबर पे क्या बता रहा है, प्रोपोजल टू इंप्रूव यूनाइटेड नेशंस बजटरी प्रोसीजर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो बजटरी प्रोसीजर्स को क्या कर दो, इंप्रूव कर दो, और एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव कर दो। सम कंट्रीज वांट द ऑर्गेनाइजेशन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस, अदर्स वांट इट टू प्ले अ ह्यूमैनिटेरियन रोल। पूरा के पूरा आंसर हो गया खत्म। 6 पॉइंट लिख दिया अपन ने, 4 5 6 पॉइंट लिख दिया अपन ने, और इससे क्या हो गया, इससे आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया और 6 के 6 नंबर हम लोग को मिल गए। बहुत इजी और बहुत बकवास क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है, बोलो हाँ कि ना। चलो, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड परसीव्ड द ड्रीम ऑफ अ पीसफुल वर्ल्ड, सपोर्ट योर आंसर विद 3 सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब ध्यान सुनो, ये वाला क्वेश्चन भी सुनो। सर एडिशनल टॉपिक्स आनी है क्या? नहीं अन्नू, नहीं आने एडिशनल टॉपिक्स। डन। सर एक बार सिक्योरिटी एक्सप्लेन कर दो प्लीज, व्हाट इज द टर्म सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या होते हैं, हर वो चीज़ जो हमारे कोर वैल्यूज जैसे कि इंडिपेंडेंस, सोवेर्निटी, है ना, और क्या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर हमला करता है, या फिर जिसकी वजह से हमारी इंडिपेंडेंस, सोवेर्निटी या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी खतरे में आती है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, थ्रेट है। और थ्रेट से फ्रीडम ही सिक्योरिटी है। डन, बोलो। Do you agree with the statement that the foreign policy of independent India had perceived a dream of peaceful world? Support your answers in 3 suitable arguments। 4 नंबर में ये वाला देख लेते हैं, इंडिया फॉरेन पॉलिसी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं। सर फ्लैश कार्ड्स के सारे चैप्टर्स, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ निकालने की फ्लैश कार्ड्स। ठीक है, कामाक्षी कर रहा हूँ। सर इतने छोटे पॉइंट चलते हैं? हाँ सब चलते हैं, रेलिवेंट होना चाहिए बस। ठीक है, ये नहीं कि तुम पूरा पन्ना लिखाओ, ठीक है, पूरा की पूरा पन्ना लिखाओ मतलब पूरे के पूरे 40 पेजेस भर दो, ठीक है, और उसमें गाने लिखाओ, तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन रिलेवेंट पॉइंट्स लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे ना। ठीक है गौतम, चलो देखो क्या बता रहा है ये क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि भैया क्या तुम्हें लगता है कि इंडिया
की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो दुनिया में पीस लाने के लिए काम कर रही थी। ठीक है, आर्ग्यूमेंट दो, ठीक है, और 3 आर्ग्यूमेंट मांगे इसमें। देखो क्या बता रहा है, यस आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स फॉर द सेम आर एज फॉलोज। The foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of non-alignment, by reducing the Cold War confrontations and by contributing to human resources to the United Nations peacekeeping operations। ये बोला कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या करती है, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया विगरसली परस्यूड द ड्रीम ऑफ पीसफुल वर्ल्ड। कह रहा हमारा आर्टिकल नंबर 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही कह रहा है कि भैया पीसफुल वर्ल्ड चाहिए, है ना, और इंडिया को काम करना है पीसफुल वर्ल्ड बनाने में बाय एडवोकेटिंग द पॉलिसी ऑफ नैम। और हम लोगों ने इसके लिए रास्ता चुना किसका, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कौन से ईयर में बना है, जरा फटाफट से लिखकर बताओ जल्दी जल्दी से। बाय रिड्यूसिंग द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस एंड बाय कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स। और नॉन अलाइनमेंट से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोल्ड वॉर के कन्फ्रंटेशंस को कम करेंगे। जैसे कोरियन वॉर चल रहा था, कोरियन वॉर का टाइम पीरियड बताओ। कोरियन वॉर चल रहा था फ्रॉम 1950 टू 1970s, 1950 टू 1953, 1950 से लेकर 1953 कोरियन वॉर चला। और कोरियन वॉर में कौन लड़ रहा है, नॉर्थ कोरिया लड़ रहा है साउथ कोरिया के साथ। साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा है कौन, यूएसएसआर। ठीक है, लड़ाई चल रही है 1950 से लेकर 1953 के बीच में कोरियन वॉर। इंडिया जाता है और इंडिया जाके 1953 में, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जाकर 1953 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में एग्रीमेंट करवाते हैं, वॉर खत्म करवा देते हैं। तो इंडिया तो काम कर रहा है ना वर्ल्ड पीस के लिए, और कैसे काम कर रहा है, नॉन अलाइनमेंट के थ्रू। ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जरूरत है, ना यूएसएसआर की जरूरत है ना। बाय रिड्यूसिंग द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस एंड बाय कंट्रोलिंग एंड बाय कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस। और हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस में अपने ह्यूमन रिसोर्सेज भेज रहे हैं, अपने लोग भेज रहे हैं, अपने जवान भेज रहे हैं, ताकि यूनाइटेड नेशन को जब भी ज़रूरत पड़े कहीं पर क्या करने की, शांति लाने की, तो हमारे लोग वहाँ पर रहे। क्लियर है, आगे देखो क्या बता रहा है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द यूएस लेड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोवियत लेड वॉर्सो पैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। इंडिया एडवोकेटेड नॉन अलाइनमेंट एज द आइडियल फॉरेन पॉलिसी एंड समटाइम्स द बैलेंस डिड नॉट अपीयर परफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, इंडिया की बात करें अगर हम लोग कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड की, तो कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बना लिया नेटो, यूएसएसआर ने बना लिया वॉर्सो पैक्ट, लेकिन हम लोगों ने चूज करा किसको, हम लोगों ने चूज करा ना इनके ग्रुप में जाएंगे ना इनके ग्रुप में जाएंगे, और हम लोग अपना खुद का ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम है नैम। ठीक है, मोटे साइड में हो जाइए, पतले साइड में हो जाइए, जो फिट है मेरे पीछे आइए। ठीक है, नैम की पॉलिसी। और इन दोनों के बीच में बैलेंस करना, वॉर्सो पैक्ट और नेटो के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में बैलेंस करना इतना आसान नहीं था। क्लियर, आगे तो क्या बता रहा है, इंडिया डिड नॉट ज्वाइन आइदर ऑफ द टू कैंप्स। इंडिया ने दोनों भी कैंप्स को ज्वाइन नहीं करा। ठीक है, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा इंडिया वांटेड टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम द मिलिट्री अलायंसेस लेड बाय द यूएस एंड द सोवियत यूनियन अगेंस्ट ईच अदर। और इंडिया क्या करना चाहता था, यूएसए और यूएसएसआर के दोनों के कैंप से दूर रहना चाहता था। इन 1956, अच्छा 1956 में क्या होता है, 1956 में ब्रिटेन अटैक करता है किस पे, इजिप्ट पे। ठीक है, स्विस कैनल के इशू पर इंडिया प्रोटेस्ट करता है पूरी दुनिया में इस प्रोटेस्ट को लीड करता है और कहता है कि भैया ये न्यू कॉलोनियलिज्म नहीं चलेगा। दूसरी तरफ जब 1956 में ही यूएसएसआर अटैक करता है किस पे, हंगरी पे, तो इंडिया शांत बैठा रहता है। इसका मतलब इंडिया ने जो नैम वाली पॉलिसीज अपनाई थी वो उसकी वजह से इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर पा रहा था। क्लियर है, हनीडागर, लव यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ड वर्क, थैंक यू सो मच। क्लियर सर, कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करे पेपर में, देखो डिपेंड करता है। अगर तुम लोग स्लो राइटर हो तो 6 नंबर वाला पहले कर लो, है ना। अगर तुम लोग फास्ट राइटर हो तो शुरू से लेके लास्ट तक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन है क्या, चल क्वेश्चन नंबर 16, 17 और भी क्वेश्चन है इसमें, इसको भी अपन क्या करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ सुनो, क्या 4 बजे आ रहा हूँ मैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन का है या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार देख लेना, है ना। 4 बजे क्या है, मैप बेस्ड क्वेश्चन या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का वो आने वाला है, वीडियो नहीं आने वाला है, मैं खुद आने वाला हूँ लाइव। ठीक है, तो पहले तो वहाँ पर आना है, समझ में आया कि नहीं, क्या करना है, वहाँ पर आना है। PDF मैं अभी डाल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। आप में से कोई अगर टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है तो मुझे मेल कर दो अभी। ठीक है, क्या मेल है अपना, khan.ayu@adda247.com। ठीक है, मैंने कोशिश करी है थोड़ी सी मुश्किल क्वेश्चंस लाने की। ठीक है,
बाकी पेपर तो आसान ही आएगा तुम्हारा, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है सर, हाउ टू रिमेंबर डेट्स प्लीज़। हाँ सिंबल में बनाता हूँ, इस पर वीडियो बनाता हूँ। मैप वाला है ना, हाँ तो मैप वाला अपन क्या करने वाले, 4 बजे अपना सेशन है, 4 बजे पहुँच जाना, मिलना मुझे, बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा मैप्स। आज के लिए फिर से एक बार माफ़ी चाहता हूँ कि मैं लेट आया, है ना, काफ़ी लेट आया, इतना लेट तो मैं होता ही नहीं कभी। ठीक है, और मेरी अचानक से आँख लगी। सर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। लैली बोल रहा है जो भी है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कुछ नहीं है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मतलब है यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर में चेंज करना। स्ट्रक्चर में चेंज करना मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को बढ़ाना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो पावर दे रखी है वो खत्म कर देना, परमानेंट मेंबर्स भी बढ़ाना, नॉन परमानेंट मेंबर्स भी बढ़ाना, यही तो है स्ट्रक्चरल चेंज। क्लियर सर? एमसीक्यू कब करवाओगे? शाम को 5 बजे एक वीडियो आ रही है मेरी, और शाम को 5 बजे की वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा सब कुछ। ठीक है, डन। चलो आशा करता हूँ 8 विद महादेव। आई लव यू सर, थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। ठीक है, चलो आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। पिंकी प्रॉमिस करो फटाफट से कि सर शाम में आएंगे 4 बजे, उसके बाद आएंगे 8 बजे, पैसेज बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे और मैप बेस्ड भी क्वेश्चन करेंगे और मज़े भी करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अपन 4 बजे। सर सारे इलेक्शंस की टाइम बता दो। अरे अन्य ठीक है, बता दूंगा। डन कर दिया पिंकी प्रॉमिस। एक बार हैशटैग चलाओ जल्दी से रिस्टार्ट का, कि सर अपन दोबारा से 4 बजे करेंगे रिस्टार्ट, उसके बाद 8 बजे करेंगे रिस्टार्ट। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। मैप बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आने। ठीक है, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आपने कर लिए, 4 नंबर वहाँ पे पक्के कर लिए, ये वाले तो है ही है। ठीक है, ये वाला आज वाला सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट था ही था। इसके बाद 4 बजे वाला जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस वाला सेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 नंबर में आ रहा है। फिर पैसेज बेस्ड वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 नंबर में आ रहा है। तो आना 100% आना, मिस मत करना सेशंस को। ठीक है, और टाइम पे आऊँगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए। बहुत सारा प्यार, और ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर, टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।